हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 बच्चों सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, उसको करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर के जितने भी पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास पोज एंड पॉन्डर के, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। उन सब का मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 4 देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस के नाम से 9th क्लास की, उसमें आप देख सकते हैं। मैथ के अगर देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस टॉपिक को। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उन्हें कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इधर ध्यान दो। ए कॉमन टेल्कुम पाउडर कंटेन 4% M/M जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एक पाउडर है जिसके अंदर क्या है, 4% मास बाय मास रेशियो है, मास बाय मास रेशियो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मीनिंग है बच्चे इसका, मास अपॉन मास, ठीक है। क्या दिया हुआ, 4% है, विच एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, जो किसकी तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अब ये कहता है हाउ मच जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर, ठीक है। टैल्कम पाउडर के अंदर 300 ग्राम के अंदर कितना जिंक होगा। अब 4% है, 4% का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग of 4% M/N is equal to 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ टैल्कम पाउडर। क्लियर, यानी कि 4 ग्राम है कितने के अंदर बच्चों, 100 ग्राम में, ये मीनिंग है इसका। तो 300 ग्राम में कितना होगा, 100 में 4 है तो 300 में कितना आएगा, निकालना नहीं आता, अच्छा 12 आएगा, कितना आएगा 12, 12 ग्राम आएगा। कैसे निकालते हैं, मान लो प्रूव कैसे करें, देखो ऐसे लिख लो, 100 ग्राम में कितना है बच्चों, 4 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में कितना होगा, 4 अपॉन में 100, और 300 ग्राम में कितना होगा, 4 अपॉन में 100 इंटू 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 ग्राम, ऐसे लिखना, ठीक है। तो यहां पर बीच में इंग्लिश में लिख लेना, इन 100 ग्राम टैल्कम पाउडर इज इक्वल टू 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 100 हो जाएगा, 300 में कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 100 इंटू 300, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, यहां पर 12 ग्राम। तो 300 ग्राम के अंदर 12 ग्राम आपका क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। क्लियर, समझ में आया, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, योर मदर गिव यू ए बोतल ऑफ ऑरेंज जूस, आपकी माता जी ने आपको एक ऑरेंज जूस की बोतल दी। कंसंट्रेट टू मिक्स विद वाटर, अब कंसंट्रेट का मीनिंग होता है इसके अंदर पानी के अंदर आपको ऑरेंज जूस मिलाना है, ठीक है, कंसंट्रेट करना उसको, कंसंट्रेट, ठीक है। ज्यादा मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद पूछता है आपसे, जो आपको सर्व करनी आपके विजिटिंग फ्रेंड को, आपका फ्रेंड घर पर आया हुआ है, ठीक है, उसको तो कम ही पिलाएंगे, उसको ज्यादा क्यों पिलाएंगे ना, और उसका फायदा क्या अपने को, फ्रेंड तो अपने ऐसे होते हैं। सी आस्क यू टू मिक्स 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, ठीक है, किसके, ऑफ द कंसंट्रेट विद वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, ठीक है। आपको क्या बोला गया, एक गिलास के अंदर 2 टेबल स्पून आपने ऑरेंज जूस के डालने हैं, ठीक है, कितने डालने हैं, 2। अब कहता है इफ ईच टेबल स्पून मेजर 15 ml, अगर एक टेबल स्पून कितना मापता है, 15 ml, एंड यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, ठीक है, आपको क्या करना है, 2 स्पून डालने हैं 150 ml के अंदर, कितने डालने हैं, 2 स्पून। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप
300 सॉरी 30 ग्राम या ml लिख लो, 30 ml मिक्स इन 150 ml वाटर। बात समझ में आई यहां तक? 30 ग्राम मिलाना है या 30 ml मिलाना है किसमें? 150 ml के अंदर। अभी कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑरेंज जूस कंसंट्रेशन इज द मिक्सचर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जूस निकालना, तो आपको क्या लिखना होता है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखो कितना वॉल्यूम है सोल्यूट का? 330 ml। सोल्यूट किसको बोलते हैं बच्चों? जिसको पानी में मिलाया गया, ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है मिक्सचर बनाते हुए या सोल्यूशन बनाते हुए। जो कम अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो देखिए भाई सोल्यूट कितना है यहाँ पर? 30, और सोल्यूशन कितना बनाना है आपको? 150 ml के अंदर, ठीक है। बात समझ में? टोटल इतना बनना चाहिए इंटू 100। सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 50 टू जा 30, 2 की 10 से करेंगे 20%, कितना आएगा? 20%। ऐसे करेंगे। क्लियर सभी को? बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन, आसान था, देखने में बड़ा लग रहा है ना, पर आंसर छोटा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, विनेगर यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव। विनेगर को हम क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं और एडिटिव की तरह यूज करते हैं। जिसका 5% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, जिसके अंदर 5% होता है एसिटिक एसिड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, यानी कि 5 ml है कितने में? 100 ml के अंदर। ये मीनिंग हुआ इसका, समझदार है आप। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज ए लिक्विड दैट इंप्लाइज 100% एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसके अंदर कितना है? 100% एसिटिक एसिड है। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाउ वुड यू प्रोसीड? ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। आपको बोला गया कि जो आपने विनेगर यूज बनाना ना, विनेगर वो क्या बनाना है? 5% का बनाना है बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ठीक है। कितने का बनाना है? 5% का। क्लियर? और हमारे पास कहते हैं सोल्यूशन, आपके पास कौन सा सोल्यूशन है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो क्या है? 100% है एसिटिक एसिड का। यानी कि अगर आपके पास 100 ml, कितना? 100 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके अंदर प्योर है ये, इसके अंदर एसिटिक एसिड कितना है? 100 ml ही है, ठीक है। क्या है ये? प्योर बिल्कुल। अब आपको क्या करना है? विनेगर तैयार करना है, ठीक है। 5% इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप एक कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे आप? एक कंटेनर, ठीक है। बात समझ में आई? और इसके अंदर 100 ml सोल्यूशन तैयार करेंगे। कितना करेंगे? 100 ml। बात समझ में आई? कितना ग्लेशियल एसिड डालोगे? 5 ml, क्योंकि वो 100% है ना, उसका कितना यूज करना है? 5 ml डालना है। तो 5 ml आप इसके अंदर क्या डालोगे? 5 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या करेंगे? 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल लेंगे किसके अंदर? 100 ml वाटर के अंदर। तो आपका विनेगर तैयार हो जाएगा। समझिए बात? क्या हो जाएगा? तैयार विनेगर, ठीक है। बात समझ में? घर पे बनाना पड़ जाए तो क्या करोगे? मान लो 5% का बनाना तो 5 ml डाल लेंगे, 10% का बनाना तो क्या करेंगे? 10 ml डाल लेंगे। क्या कहते हो? समझ गए? तो कितना यूज किया जाएगा? 5 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर। क्लियर? बात समझ में आई? ऐसे करना है क्वेश्चन। क्लियर सभी को? आसान था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा बात को ध्यान से, इधर ध्यान दो। कहता है रेफर टू द सोलबिलिटी कर्व गिवन इन एक्टिविटी 5.2
एक आपके पास 5.2 एक्टिविटी है बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इफ masses of hot saturated solution of compound A and B cooled from 80 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है, दो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ए और बी कंपाउंड के, ठीक है, हॉट गर्म बिल्कुल, उनको ठंडा किया गया कहां से कहां तक, 80 डिग्री से 60 डिग्री पर लेके आए, 80 डिग्री से 60 डिग्री पर, ठीक है। Which solution is likely to be deposit more solid, ठीक है। अब यहां पर समझना पड़ेगा आपको चीज, देखो इधर ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड है, यानी कि सैचुरेटेड है। क्या बोले इसको, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये मीनिंग होता है सैचुरेशन का। मान लो आपके पास एक गिलास पानी है और आपने उसके ऊपर क्या किया, 4 चम्मच चीनी के डाले, ठीक है, डिसॉल्व कर दिए, ठीक है। आप और चीनी डिसॉल्व करना चाहते हैं उसके अंदर शुगर, आपने उसके अंदर 2 चम्मच और शुगर डाला, डिसॉल्व करने की कोशिश करी, डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि उसका सैचुरेशन आ चुका है। अब आपने कैसे गर्म किया पानी को, और गर्म करने से वो शुगर क्या हो गया, इसके अंदर डिसॉल्व हो गई। 1 चम्मच और डाल दिया शुगर का, वो भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है। आपने उसके बाद और शुगर डाली, वो डिसॉल्व होना बंद होगी, यानी कि उस टेम्परेचर के ऊपर उतना ही उसके अंदर आप शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, ये सैचुरेशन आ गया, क्लियर। अब इसको अगर आप ठंडा करेंगे, अब क्या होगा, अब आप इसको उल्टा चलते हैं, बैक रिवर्स करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे आप ठंडा करेंगे, आपको पता है कि हमने शुगर कब डिसॉल्व किया है, गर्म कर करके डिसॉल्व किया है, गर्म कर करके किया ना। जैसे ठंडा करोगे आप, वो शुगर दोबारा फिर से क्या बनेगी, सॉलिड बनना शुरू हो जाएगी अपने आप, पानी के अंदर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं उतना ही रहेगा, बाकी सारा बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं। अब सुनो बात को ध्यान से, ग्राफ पे आओ। जब टेम्परेचर 80 डिग्री है ना, तो बी ये है, यानी कि 350 ग्राम, 350 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ इसके अंदर, 350 ग्राम। जैसे आपने टेम्परेचर कम किया और आप आए 60 डिग्री पर, 60 पर, तो आपने नोट किया कितना आ गया, 287, कितना आ गया, 287। 80 डिग्री पे कितना घुलता है, 350 ग्राम। 60 डिग्री पे कितना घुलता है, 287 ग्राम। तो जब आप 80 से 60 पर आएंगे, इन दोनों का जो माइनस होगा, गैप बनेगा, कितना बनेगा भाई, 50 और 13, ये 63 ग्राम। यानी कि 63 ग्राम जो सॉल्यूट था वो दोबारा फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, बाहर आ जाएगा लिक्विड के अंदर, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं ए की बात। ए कितना है, जब टेम्परेचर 80 डिग्री है तो ए नियर अबाउट कितना है बच्चों, आप ये माने चलो 50-10 का गैप है ना, 20 कितना है, 60 है, कितना है, 60, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कितना आया, 80 पर आया, 60 पर आया, वो थोड़ा ऊपर है भाई, एक स्टेप ऊपर, 60 नहीं है, एक स्टेप ऊपर था, ये माने चलो 70 है, कितना है, 70। जैसे टेम्परेचर 60 पे आया, अब कितना आ गया, 60 आ गया, कितना आ गया, अब 60। इसमें गैप कितने का आया, 10 ग्राम का, तो इसमें क्रिस्टल कम बनेंगे, क्लियर। अब दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखो। विच सोल्यूशन इज लाइकली टू डिपोजिट मोर सॉलिड, किसके अंदर ज्यादा सॉलिड आएगा, किसके अंदर आया, बी के अंदर। कितने ग्राम का आया, 63 ग्राम सॉल्यूट। इसके अंदर कितने का आया, 10 ग्राम का। बात समझ में आई। तो आपका क्वेश्चन क्या था, कहता है हमने ना 2 ए और बी कोई सॉल्यूट है, मिक्सचर तैयार किए, टेम्परेचर कहां पर रखा, 80 डिग्री पर रखा, 80 पर उसका 350 ग्राम घुलता है, इसका 70 ग्राम घुलता है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर कम किया, तो कहता है किसके अंदर क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे, तो किसके अंदर ज्यादा क्रिस्टल बने हैं, बी में। समझाया मैंने आपको, किस में क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे, बी में। और इसका रीजन आप क्या दे सकते हैं, रीजन भी बता सकते हैं इसको, देखो। द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी इज लाइकली टू डिपोजिट मोर सॉलिड, कितने होगा, मोर सॉलिड होगा, अकॉर्डिंग टू कर्व, इसके बारे में। सो ए मोर स्टेप पर, देखो एकदम से ज्यादा डिग्रीज होता है, देखो
इसका तो ग्राफ ऐसे है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इसमें क्या हुआ, यहां से यहां तक ज्यादा डिक्रीज हो गया ऐसे। क्लियर? तो एकदम से ग्राफ क्या हुआ, ज्यादा डिक्रीज हुआ, तो इसका मीनिंग इसके अंदर सॉलिड क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। क्लियर? बात समझ में आई? ये इसका आंसर है, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप यहां से कॉपी पूरी कर सकते हैं लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ आपके लिए पहले ही। ठीक है, आप घर जाके इसको उतार लें, पहले समझ लो। यहां पर देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। कहता है विल देयर बी एनी चेंज इन द साइज ऑफ कॉमन साल्ट क्रिस्टल इफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सुनो बात को ध्यान से। इवेपोरेशन क्या होती है, मान लीजिए आपने क्या क्या कंटेनर लिया और उसके अंदर वाटर प्लस सॉल्ट, इसका सॉल्यूशन तैयार किया, वाटर और सॉल्ट का, और इसके अंदर डाल दिया, रख दिया ऐसे बच्चों, और इसको हमने क्या किया, धूप में रख दिया, सनलाइट में। सनलाइट में रखेंगे, अब जब इसके ऊपर सनलाइट डलेगी तो यहां से क्या होगा, सारा वाटर क्या हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। घर में पोछा लगाया, सूख जाता है, इवेपोरेशन की वजह से सूखता है। हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, सूख जाती है, इवेपोरेशन की वजह से सूखती है। अगर दुनिया के अंदर इवेपोरेशन ना हो तो काम ही खराब हो जाएगा। मान लो कहीं पर पानी गिर गया तो गिर गया, सूखेगा ही नहीं वो। सोच के देखो इवेपोरेशन कितना बढ़िया रोल अपनी जिंदगी में। मान लो एक बार पसीना आ गया, कपड़े से ही साफ करना पड़ेगा, ऐसे अपने आप सूखेगा नहीं। ठीक है, अब तो क्या होती है, हवा चलती है, पसीना आया हुआ है, नहीं भी साफ करे थोड़ी देर बाद सूख जाता है, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। कपड़े नहीं सूखने धोने के बाद, बिना इवेपोरेशन के काम ही खराब हो जाएगा सारा। समझ गए? तो इवेपोरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट अपने डे लाइफ के अंदर यूज है। ठीक है, डे लाइफ के अंदर। तो भाई ये इवेपोरेशन है, जैसे इसके ऊपर आप यहां पर सनलाइट डलेगी, यहां से वाटर गायब हो जाएगा सारा, और इसके अंदर क्या बचेगा, यहां पर साल्ट। क्या बचेगा इसके अंदर, ऐसे सॉल्ट नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो बात को ध्यान से। कहता है अगर ये इवेपोरेशन फास्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, एकदम से जल्दी जल्दी हो गई, तो जब इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगी ना, तो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल थे उनको जुड़ने का टाइम ही नहीं मिला आपस में, जल्दी जल्दी सॉलिड बनना शुरू हो गया, मौका ही नहीं मिला उनको आपस में बॉन्डिंग करने का। ठीक है, तो जब उनकी बॉन्डिंग नहीं होगी तो अच्छे क्रिस्टल नहीं बनेंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे, मजा नहीं आएगा क्रिस्टल का। ठीक है, हम इनको टाइम देना है, धीरे धीरे इवेपोरेशन करानी है। जब धीरे धीरे इवेपोरेशन होएगी, उन पार्टिकल को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, और वो अच्छे क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अगर फास्ट इवेपोरेशन हो रही है तो क्रिस्टल तो बनेंगे पर उनकी कोई अच्छी शेप नहीं आएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप उनकी अच्छी नहीं बनेगी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ लो। देखो यस, इसका आंसर क्या है, यस है, इफेक्ट करती है। अगर आप इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, पहले देखो डिक्रीज के लिए क्या आएगा, पार्टिकल है मोर टाइम, उनके पास क्या होगा, मोर टाइम होगा टुगेदर, कम। ठीक है, रेंज देमसेल्फ रिजल्टिंग इन ए लार्ज वेल शेप क्रिस्टल, अच्छे क्रिस्टल बनेंगे। जब इवेपोरेशन क्या होगा, आराम से होगा। जब इवेपोरेशन फास्ट होगा तो क्या होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा, स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे, लेस होगा, वेल परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये सारा इसके अंदर मैंने लिख रखा आपके लिए, इसको नोट करना, पेपर में चिपका के आना। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको अच्छे से। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। अब देखो सीबीएसई बड़ी तेज हो गई है, ठीक है ना। उन्होंने क्या, एनसीईआरटी ने बड़ा दिमाग लगाया। अभी बच्चे ना एमसीक्यू को याद ही नहीं करते, समझते ही नहीं है, वो सीधा तुक्का मारते हैं, यस नो ट्रू फॉल्स। अब उन्होंने पूछा है इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। जो गलत है ना, तो उसको ठीक भी करके दिखाओ, उसकी ठीक क्या बनेगी। समझ के बाद चलो पहले ही पढ़ते हैं, इधर ध्यान दो। कहते हैं साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए साल्ट सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। अभी मैंने आपको समझाया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, साल्ट को अलग किया जा सकता है इवेपोरेशन से, कर सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। क्या है बच्चों, ये ट्रू है पहले वाला। ठीक है, इसको तो आप ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए,
डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इवन व्हेन दे दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। ये गलत है, सुनो ध्यान से। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब आपके पास दो मिसिबल सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड होते हैं मिसिबल। मिसिबल लिक्विड का मीनिंग होता है जो आपस में घुल जाए, ठीक है, आपस में मिक्स हो गए। जैसे क्या क्या होते हैं? वाटर और मिल्क मिसिबल है। ऑयल और वाटर जो है मिसिबल नहीं है, क्योंकि ऑयल ऊपर तैरता है, ठीक है। वो क्यों तैरता है भी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। आप सुनो बात को ध्यान से। जब आपके पास दो मिसिबल लिक्विड हैं, दोनों आपस में मिक्स कर दिए, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे आपका लिक्विड वेपर बनना शुरू हो जाए, यानी कि स्टेट बदल जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, आपने गर्म करना शुरू किया, दोनों सेम टाइम पर वेपर बनेंगे, यानी कि आपका कंटेनर ही खाली हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं पीछे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? डिस्टिलेशन जब करते हैं, उनके टेम्परेचर में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का गैप हो दोनों लिक्विड के अंदर। कितने का? 25 डिग्री सेल्सियस का, ताकि जब उनको गर्म करे, एक तो जल्दी बॉयल हो जाए, वेपर बन जाए एक के, और जिसके वेपर बनेंगे ऊपर हम एक ऐसे प्लेट लगाते हैं, ठीक है, वेपर बनाकर, और उन वेपर को ठंडा करते हैं, और वहां से वाटर बनता है, वो वाटर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपको घर पे तुलसी ड्रॉप तैयार करनी है, किसकी ड्रॉप तैयार करनी है? तुलसी। आप क्या कर सकते हो? एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर तुलसी के पत्ते डाल लेंगे, ठीक है, पानी डाल लेंगे उसके अंदर, ठीक है, प्रेशर कुकर में। जहां पर प्रेशर कुकर की विसल होती है उसको निकाल देंगे, वहां पर एक पाइप लगाएंगे, ठीक है, ऐसी पाइप जो मेल्ट ना हो। उस पाइप को क्या करेंगे? बाहर लेके आएंगे, नीचे से गैस चला देंगे, उसके अंदर पानी उबलेगा, अंदर उसके अंदर तुलसी डाल रखे हैं, पत्ते डाल रखे हैं, वही बॉयल होएगी, ठीक है। उस वेपर बनने, भाप बनने शुरू होएगी, वहां से वो पाइप के थ्रू बाहर आएंगी। उस पाइप को क्या करना? ठंडे पानी से पास कर लो 2-3 बार पहले, फिर उसका आगे वाला पार्ट बाहर निकाल लो। तो जैसे उसके अंदर से गैस आ रही है, वो ठंडी होकर बाहर आएगी, और जब गैस को ठंडा कर देते हैं ना, तो वाटर बन जाती है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस कर देना। क्या बोलते हैं? कंडेंस कर देना। तो यहां पर यही प्रोसीजर हम अपनाएंगे। जब दो मिसिबल लिक्विड होते हैं, उनको गर्म करेंगे, एक जल्दी बॉयल होता है जिसके वेपर बनने से उन वेपर को हम ठंडा कर देते हैं, ठीक है। इसका अपनी डेवलप का एग्जांपल दूं, गर्म चाय के ऊपर प्लेट रख दो, आप देखना प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा? वाटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से गर्म स्टीम आई, वो आगे प्लेट पर लगी, प्लेट ठंडी थी, स्टीम ठंडी हुई, एकदम से ठंडी हुई, तो क्या हुआ? वाटर बन गया, वो वाटर ड्रॉप आ गई उसके ऊपर। बात समझ में आई? पीछे बैठ जा, ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ, मैगी में भी बहुत चीजों में होता है। आप अब गर्मी है, आप ठंडा पानी डाल दो गिलास के अंदर, उसमें भी होता है। बताऊं कैसे होता है? ठंडा पानी आपने गिलास के अंदर डाला, बाहर से हवा आई, ठंडे पानी से आगे गिलास से लगी, वो बाहर वाली हवा क्या थी? गर्म थी, गैस थी एकदम से, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर भी होते हैं। जैसे वो गिलास से आगे टकराई, वो ठंडी हुई एकदम से, और वो गैस किस में बदल गई? पानी में। वो पानी अंदर से बाहर नहीं आता है, उस अंदर से पानी बाहर आ गया, ऐसे तो पानी नहीं खत्म हो जाए गिलास के अंदर, वो बाहर वाली जो हवा होती है उससे पानी बना वो। हाँ, जो गिलास के साइड साइड में ड्रॉप बनती है, समझ गए अब? वो तो स्टील का गिलास है, गिलास के अंदर से बाहर कैसे आ जाएगा? उसके अंदर कोई छेद थोड़ी कर रखे हमने, गिलास तो उतना ही भरा रहेगा आपका, चाहे इसको एक दिन रख के रखो आप, पर साइडों में क्या बनेगी? उसके ड्रॉप आ जाती है। वो कहां से आती है? एटमोस्फियर से, बाहर से, हवा से। हवा के अंदर पानी है, वो गर्म है, पानी ठंडे से आगे एकदम से टकराई, वो ठंडी हुई, कंडेंस हुई, वाटर बन गया, ड्रॉप बन गई। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड का कम से कम कितना टेम्परेचर गैप होना चाहिए बच्चों? कितना होना चाहिए बताओ? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा हुआ है 25 डिग्री, लिख लोगे? करेक्शन कर दिया मैंने, सो लिख दिया। तीसरा पॉइंट, इन ए पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये चीज आपको ना पेपर क्रोमेटोग्राफी जो समझनी है, ठीक है, क्या होती है? आप उसके अंदर एक पेज होता है, उसके ऊपर एक इंक की डॉट लगाते हैं चेक करने के लिए। जो आपने इंक की डॉट लगाई, अपना सोलवेट सैंपल है, सोलवेट क्या है? वो सैंपल है। उसको एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, उस ट्यूब के अंदर नीचे पानी होता है, ठीक है, और वो पानी क्या होता है? सैंपल स्पॉट से हमेशा नीचे रहना चाहिए,
उससे नीचे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या गलत है? किसी ने कहा ऊपर होगा, हम कहते हैं नहीं नीचे होना चाहिए, गलत है ये। ठीक है, तो इसके आप ठीक कैसे करेंगे, यही बात लिखी जो मैंने आपको समझाई है। वो नीचे होता है इनिशियली बिगिनिंग में, फिर वो पेपर क्या करता है, उस पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, जो है चूसता है, पानी ऊपर लाता है। ठीक है, पानी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, और ये प्रोसीजर क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ये भी आपको कंसेप्ट होते हैं, हायर क्लासेस में आ जाएगा कहीं ना कहीं, कैपिलरी राइज बोलते हैं उसको, पानी ऊपर आएगा। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। कहां पर होना चाहिए, उसका लेवल नीचे होना चाहिए। ठीक है, मैंने ठीक करके लिखा, इसको आप पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। फोर्थ है भाई, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर सेम प्रोसेस। ये गलत है। इवेपोरेशन तो क्या होता है, आपने इवेपोरेशन कराया, पीछे सॉलिड जो बचता है, मान लो नमक वाला करवाया, अभी पीछे जो सॉलिड बचा है वो क्या है, वो तो मिक्स है, मिक्सचर है, इंप्योरिटी है उसके अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की खास बात होती है, बचेगा इसके अंदर भी सॉलिड पीछे से, पर वो जो सॉलिड होगा प्योर होगा, वो एक फिक्स शेप के अंदर बचेगा। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इवेपोरेशन सिंपली इन्वॉल्व टर्निंग ए सॉल्वेंट इनटू वेपर टू लीव बिहाइंड ए सॉलिड। पीछे बिहाइंड सॉलिड छोड़ता है, बीच में कंटेन इंप्योरिटीज, के अंदर इंप्योरिटी भी हो सकती है। वेयर एज क्रिस्टलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक प्रोसेस, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो क्या करती है, ए प्योर सॉलिड इन रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक फिक्स शेप में बनता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट करें, देखिए इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाई डू immiscible liquid from two separate layer in a separating funnel। देखो, कहता है दो इमिसिबल लिक्विड है, दोनों क्या करते हैं, एक अलग अलग लेयर बनाते हैं। आपने पता है ना, ऊपर ऑयल तैरता है, नीचे क्या तैरता है, वाटर। अगर ऑयल और वाटर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, ऑयल और वाटर। ऐसा क्यों होता है, समझो बात को ध्यान से। हमारी यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी काम करती है बच्चों पूरे में। ठीक है, क्या काम करती है, ग्रेविटी। और अपनी अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी काम करती है, हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रेविटी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी खास बात होती है, जो ज्यादा डेंस होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटी लगती है, फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, जो लेस डेंस होता है, जिसकी डेंसिटी कम है, उसके ऊपर ग्रेविटी कम काम करती है। हल्की है वो ऊपर भागेगी, जो हैवी है वो नीचे आएगी। आप जब आग लगाते हैं कहीं पर, धुआं कहां जाता है, ऊपर, क्योंकि धुएं के ऊपर ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही। हल्का है वो, पार्टिकल ही नहीं, उसके अंदर मास ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, चला गया। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो एनर्जी जितनी होती है, एनर्जी हमेशा ऊपर भागती है, जो दिखाई नहीं देती। क्लियर? मैटर हमेशा नीचे भागेगा, अगर मैटर है तो, हैवी है, स्पेसिफिक मास है उसके अंदर, तो नीचे आएगा ही आएगा वो। हाँ, एक लेवल पे जाकर जहां पर ग्रेविटी कम हो गई, वहां पर मैटर भी रुक जाता है। जैसे पहाड़ों में चले जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है। क्यों कम है वहां पर? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है, ऑक्सीजन खींचने वाला कोई है नहीं। ठीक है, हाँ, ग्रेविटी कम है वहां पर। क्यों ग्रेविटी कम है? क्योंकि ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज होती है। यहां पर मैक्सिमम, जहां पर हम बैठे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, प्लेन लेवल पर। ठीक है, जैसे जैसे आप माउंटेन्स में जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, तो हाइट बढ़ती गई आपकी अर्थ सरफेस से। ठीक है, और आपका ग्रेविटी कम होता गया, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता गया। क्लियर? अब यही काम यहां पर है। जैसे आपने फनल के अंदर दो लिक्विड डाल ले, नीचे कौन सा आ गया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर कौन सा चला गया, जिसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसको डेंसर बोलते हैं, जिसकी डेंसिटी कम उसको रेयर बोलते हैं। बात समझ में आएगी? ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, दे पोजेस डिफरेंट डेंसिटीज, उनकी डेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। मिक्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, उनको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब के लिए छोड़ दो, हिलाओ मत। ठीक है, क्या होगा, डेंसर लिक्विड सिंक, सिंक का मीनिंग डूबना, नीचे चला गया, टू फॉर्म द लोअर लेयर एंड द लाइटर, जिसकी डेंसिटी कम हल्का है, रेयर भी बोलते हैं, वो क्या आ गया, ऊपर आ गया, और दोनों ने अलग अलग लेयर बना ली। ठीक है, उसके बाद फाइनल को ओपन करो, जब तक वो नीचे वाली लेयर बिल्कुल एंड पॉइंट पर नहीं पहुंचती, आने दो उसको। जैसे लगे वो पहुंचे, खत्म हो गया, फिर उसको बंद कर दो, दोनों लिक्विड अलग हो गई। ठीक है, ऑयल को अलग किया जा सकता है वाटर से आसानी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन? बिल्कुल डिफरेंट है भाई। सब्लिमेशन कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस बनता है,
एग्जाम्पल दूं डे लाइफ में, कपूर, कपूर देखा है? कपूर को अगर आप गर्म चीज के ऊपर रख देंगे, ठीक है, या हवा में भी रख दें, कुछ टाइम बाद खत्म ही हो जाता है कपूर अपने नेचुरली। ठीक है, मेरे पास यहाँ रखा था, मैंने, खत्म हो गया, बाहर फेंकना पड़ा, कुछ ही नहीं रहा उसके अंदर, खाली हो गया। देखिए आप उसको हवा में रखेंगे तो सॉलिड है, डायरेक्ट क्या बनते हैं इसके, वेपर, बीच में लिक्विड नहीं आता। ऐसे नहीं होता कि पहले सॉलिड से लिक्विड बना फिर वेपर बना, नहीं, क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनेगा। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में उल्टा है, लिक्विड क्या बनता है, पहले लिक्विड से वेपर बनते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन और इवेपोरेशन बोथ आर इक्वल, सॉरी डिफरेंट। तो यस, सब्लिमेशन इज डिस्टिंक्ट। धूपबत्ती में, हाँ धूपबत्ती में भी हो जाता है, ठीक है बात आप, उसके अंदर भी कपूर का ही पार्टिकल है। ठीक है, नैफ्थलीन भी होती है जो कपड़ों में टैबलेट रखते हैं, कपड़े रखते हैं ना हम कई बार, भाई कपड़े खराब ना होए, स्मेल ना होए, नैफ्थलीन की टैबलेट आती हैं, वो रखोगे, ठीक है, वो धीरे व्हाइट व्हाइट से होते हैं जो वो टाइम के साथ अपने खत्म हो जाती हैं। हाँ ठीक है, कई चीजों में आती है वो, जहां पर भाई स्मेल ना हो उनमें डाल देते हैं, कई चीजें लाते हैं ना खरीद के मार्केट से। इधर ध्यान दो भाई, तो वेपर नहीं बनेगा भाई, सब्लिमेशन में सीधा लिक्विड नहीं आएगा, सीधा वेपर बनेंगे। और इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर बनते हैं। दोनों की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, आ जाइए, ध्यान समझिए बात को। क्लाउड्स आर मेड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द एयर। कहता है जो क्लाउड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वाटर के, एयर के अंदर या तो वाटर की ड्रॉपलेट होती है या आइस की ड्रॉपलेट होती है, क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, हवा में। क्लियर बात समझ आई? बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, जो आप सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल के बारे में जानते हैं, उस चीज का यूज करके व्हाट टाइप ऑफ द मिक्सचर डू यू थिंक क्लाउड आर एंड व्हाई। भाई किस तरह का मिक्सचर है क्लाउड। अब आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, उसके अंदर आप चेक नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन के अंदर भाई कोई पार्टिकल भी घुल रखा है नहीं घुल रखा है। जैसे साल्ट को डिजोल्व कर दो वाटर में, देखने में कुछ नहीं पता चलेगा। क्लियर? सस्पेंशन में क्या होता है, जब आप सॉल्यूट डिजोल्व करते हो सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो थोड़ी देर बाद अगर छोड़ देंगे ना, उसको रख देंगे, तो जो सॉल्यूट होता है नीचे बैठ जाता है। जैसे आपने गिलास पानी के अंदर मिट्टी, सैंड डिजोल्व कर दी, वो सस्पेंशन का काम करेगा। और कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल में भी ये होता है कि आपने कोई सॉल्यूट डाला किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल, उनका साइज थोड़ा बड़ा रह जाता है, दिखाई भी देते हैं वो, ठीक है बच्चों, बट अगर उनके अंदर से लाइट पास करें, कई सारे एक्सपेरिमेंट चेक करने के, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। उनके अंदर पार्टिकल रह जाते हैं, उनको अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ, इसको बोलते हैं कोलाइडल। होता वो भी देख एक जैसा यूनिफॉर्म देखने में थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आप जब क्लाउड होते हैं, क्लाउड किसका एग्जांपल है, कोलाइडल का। किसका एग्जांपल है, कोलाइडल का। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, कोलाइडल मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और जब एयर के अंदर वाटर या आइस क्रिस्टल डिसॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं इसको, एरोसोल। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा क्यों है, देखो पानी के अंदर जो चीज घोली गई, जिसको डिसॉल्व किया गया, वो होता है बच्चों डिस्पर्सिंग फेज। वो तो क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज। तो यहां पर टीनी वाटर ड्रॉप और आइस क्रिस्टल एक्ट एज डिस्पर्सिंग फेज। ये कोलाइडल में है सिर्फ बात, किसमें, ये कोलाइडल में। जिसमें डिसॉल्व किया गया उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। उसको क्या बोलेंगे, किसमें घोला उसको मीडियम बोलना है, किसको घोला उसको फेज बोलना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो डिस्पर्सिंग फेज किसको बोलेंगे, जिसको डिसॉल्व किया गया। डिस्पर्सिंग मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें डिसॉल्व किया गया। क्लियर सभी को अच्छे से? अब उसके बाद भाई, अनलाइक सस्पेंशन या दीज टीनी पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और ये पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, उसके अंदर डिसॉल्व रह जाते हैं। ऐसे कैसे, लाइट पास करो तब दिखेंगे, चमकेंगे उसके अंदर। जैसे आप क्या करो, घर पे जाकर चेक करना, एक गिलास पानी लेना, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप मिल्क डाल देना या 1 चम्मच डाल देना मिल्क का, डिसॉल्व कर देना। जैसे उसके अंदर से लाइट पास करोगे, वो पार्टिकल चमके पानी के अंदर, देखना। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप इस चीज को।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी आज का हमारा, इधर ध्यान दो, अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू सिटी विद ए लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन द एयर ऑफन लुक हेजी? हेजी का मीनिंग होता है जिसमें अपीयरेंस कम हो जाए, धुंधला धुंधला हा दिखे, ठीक है। तो ऐसे शहर जहां पर धुआं ज्यादा होता है या डस्ट पार्टिकल ज्यादा उड़ते हैं, जैसे अपना इंडिया में अंदर कौन है? दिल्ली, ठीक है। कौन है इंडिया के अंदर? दिल्ली। इंडिया में क्या पूरे विश्व के अंदर है, ठीक है, दूसरे तीसरे नंबर पे आता है शायद पोल्यूटेड सिटी के अंदर, ठीक है। और फिर भी हम नहीं रुक रहे हैं, हम रुक ही नहीं सकते क्योंकि मजबूर हम, क्योंकि हम क्या है? मजबूर हैं और भविष्य के मजदूर हैं, क्योंकि ऐसे ही काम करते हैं हम। कोई टेक्निकल चीजें सीखते नहीं है, कोई चीज, पानी कितना मर्जी समझा लो कि पानी कम यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, फिर भी कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। प्लांट लगाइए, एयर पोल्यूशन कम कीजिए, कोई मानता ही नहीं है। मान लो मोटरसाइकिल खराब है, धुआं छोड़ रहा है, ठीक ही नहीं कराते लोग, भाई चल रहा है कोई बात नहीं, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, सोचता ही नहीं भाई इससे नुकसान हो रहा है। उनको पता ही नहीं एनवायरमेंट क्या होता है, तब ठीक करें जब उनको पता हो एनवायरमेंट क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं है भाई इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा है, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, ऐसा क्यों होता है जिसका सिटी के अंदर स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो हैजी दिखाई देती है, यानी धुंधली धुंधली सी नजर आती है वो, ऐसा क्यों होता है? सुनो बात को ध्यान से। जब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल धुएं के हो या डस्ट पार्टिकल हो रह जाते हैं, जब सनलाइट आती है उन पार्टिकल ऊपर आके लगती है, वो पार्टिकल क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर। स्कैटर का मीनिंग होता है लाइट को फैलाना। आपकी लैंग्वेज में, अभी तो मैं, आप छोटे बच्चे हो, अगर आप 10th में +1 में होते तो मैं आपको स्कैटरिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग समझाता। अभी स्कैटरिंग होती है, एक्चुअल में क्या होता है? लाइट पार्टिकल के ऊपर आगे लगेगी, पार्टिकल लाइट को रोकता है थोड़ी देर के लिए, फिर इसको छोड़ता है, और जब पार्टिकल लाइट को छोड़ता है ना, सभी डायरेक्शन में छोड़ता है, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल है, इसके ऊपर ऐसे लाइट आगे लगी, इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जब इसने इमिट किया ना, ऐसे छोड़ दी लाइट सभी साइड में, इसी को बोलते हैं लाइट फैल गई। बट एक्चुअली जो फिनोमिना वो क्या है? लाइट फॉल ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल एब्जॉर्ब द लाइट बीम, आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट रिमिट द लाइट, दोबारा लाइट को क्या करता है? छोड़ देता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग। तो लाइट क्या होगी? वो पार्टिकल छोड़ेंगे दोबारा, अब वो पार्टिकल क्या करते हैं? सभी डायरेक्शन में लाइट छोड़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? लाइट फैल जाती है, ठीक है, एक लेयर सी बन जाती है हमारे सामने उस लाइट की, और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है हमें कैसा दिखाई देता है? हेजी, डल सा नजर आता है, साफ सा दिखाई नहीं देता। जैसे कल जब बारिश होती है ना, एटमोस्फेयर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सारे पार्टिकल नीचे आ गए पानी के साथ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एटमोस्फेयर क्लियर हो गया, उस दिन देखना मजा आता है, देखने में ग्रीनरी भी अच्छी लगती है, सारी बिल्डिंग वगैरह घर की, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, जब पार्टिकल ऐसे लाइट को फैलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्या हो गया? टिंडल इफेक्ट हो गया। किसने किया? कोलाइडल बन गया। ये क्या बन गया? कोलाइडल। कोलाइडल पे जब लाइट लगी, वो क्या करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है, लाइट फैलाता है, और इससे हमारा जो एटमोस्फेयर है क्या दिखाई देता है? हैजी। क्लियर? ऐसे इसके अंदर लिख के आना पेपर में। क्लियर बच्चों? आसान है बिल्कुल, हर एक चीज का मीनिंग समझाया मैंने आपको। क्लियर हो गया? 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 करवा दिए। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और बने रहिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू बच्चों।